देख बेटा, कैश फ्लो कर रहे हैं आज हम। कैश फ्लो का फॉर्मेट हमने पहले पढ़ रखा है, तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको कर लेंगे। ये सारे 10 ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था, समराइज बैलेंस शीट ऑफ बद्रेश लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2005 और 2006 का। शेयर कैपिटल दे रखा है कितना, 4.5 लाख। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 3 लाख। पी एंड एल अकाउंट दे रखा है 56,000। और यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे फिगर होगी इनकी, एक सेकेंड। समीर बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा, हम कैश फ्लो कर रहे हैं। कैश फ्लो का फॉर्मेट हमने पहले पढ़ा था एक बार, तो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बाकी मैं एक बार ही कैश फ्लो का फॉर्मेट रिवाइज करवा दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट को रिवाइज करवा देता हूँ। 2005 में शेयर कैपिटल गिवन है आपको 4.5 लाख की। जनरल रिजर्व गिवन है आपको 3 लाख का। पी एंड एल अकाउंट गिवन है आपको 56,000 रुपए का। क्रेडिटर गिवन है 1,68,000 रुपए का। और प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 75,000 रुपए का, ठीक है। और 2006 में शेयर कैपिटल 4.5 लाख, जनरल रिजर्व आपका है 3,10,000, पी एंड एल 68,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी एंड एल, जिससे पता रहेगा ये इसका पॉइंट है। और यहाँ से इस नाम को काट देता हूँ। क्रेडिटर दे रखा है इतना, टैक्स प्रोविजन 10,000, और मोर्टगेज लोन दे रखा है तुम्हें 2,70,000। यहाँ पर फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक डेटर, बैंक, ये गिवन है। और एक कुछ कमी है क्या इसके अंदर? अच्छा देखो, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन के अंदर। देख बेटा, मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ डेटर, यहाँ लिख रहा हूँ बैंक, ठीक है। ये हमें डाटा गिवन। वो कहता है एडिशनल डिटेल क्या दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग 8,000 रुपए के, जिसको मैंने 85 में भेज दिया। टैक्स जो है प्रोविजन का मेड किया है 9,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 10,000, जिसको 12,000 में बेचा है। और जो प्रॉफिट वॉज इंक्लूडेड इन पी एंड एल अकाउंट, जो प्रॉफिट है पी एंड एल अकाउंट में इंक्लूड है। तो इस क्वेश्चन को करना है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप ध्यान से देखिए बेटा। तो बेटा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट बहुत आसान सा है। पहले सबसे पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा, एग्जाम में इसका क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा, वो फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है इसका। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, वर्किंग नोट 1 बताऊंगा जैसे जहां से कैलकुलेट करेंगे हम। फिर इसमें लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उनको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। मतलब जो भी ऐसी कोई आइटम जो नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो देखेंगे अभी हम। तो कुछ कुछ यहाँ पर आइटम लिख रहा हूँ जो नॉन कैश है, जैसे कि डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट, जैसे कि अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आता है, तो मैं यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट लिख देता हूँ। और क्या आ सकता है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे कि डिविडेंड, या ऐसे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। तो बेटा, ये दोनों जो है, ये दोनों आपके क्या हो गए, नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गए।
ये दोनों क्या हो गए, नॉन कैश आइटम। तो ये सारे खर्चे का नेचर है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब इनकम की नेचर जो होगी उसको मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट निकालते टाइम ऐड होती है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कि डिविडेंड रिसीव, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव। तो ऐसी आइटमों को क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर क्या करूंगा, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी। तो उन दोनों की कुछ चेंजेस की बात करेंगे, जैसे कि अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डिक्रीज होता है तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी घटेगी तो क्या होगा। बेटा एसेट बढ़ेगी तो मतलब मेरी तरफ से पैसा चला जाता है, तो यहाँ कर देंगे माइनस। एसेट घटेगी तो पैसा आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, लायबिलिटी घटेगी तो पैसा जाएगा। तो इनको प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम किस तरीके से लिखते हो एंड में, उसमें कोई मार्क्स का कोई इतना हेरफेर नहीं होता। ठीक है। उसका क्या कर देंगे, उसका टैक्स वैक्स की बात देखेंगे, जो भी टैक्स की पेमेंट होगी उसको टैक्स को पे कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको। और बाकी बेटा आइटम बहुत सारी आती है इनके बीच में, हम मेन मेन आइटम को लिख के चल रहे हैं, जो जो मेन मेन आइटम ज्यादातर हमें नजर आती है। इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हो, या फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पर कर देंगे माइनस टैक्स पेड। फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेटा ये इसका पहला फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। दूसरा क्या आ जाता है, यहाँ पर हम टोटल करके छोड़ देंगे। ठीक है। हाँ बेटा, फिर हम बी बनाएंगे। यहाँ पर बी पार्ट मेरा क्या है, बी पार्ट है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेटा मेरा आ जाएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। बेटा किसी भी फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट को खरीदने से पैसा जाता है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लिखा है मैंने। ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट।
इनको करने की वजह से पैसा आता है तो प्लस कर देंगे, या फिर इंटरेस्ट, या फिर इसको इंटरेस्ट ना लिख के सिंपल से लिखता हूं, इनकम रिसीव फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर कोई भी इनकम अराइज होती है तो वो भी ऐड हो जाएगा। लिखने के बाद टोटल कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको टोटल करके छोड़ देंगे। अब लास्ट बनाएंगे सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले बेटा इसके अंदर सीधी सी बात क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ करना, प्लस कर देंगे। इशू ऑफ कोई डिवेंचर होगा उसको भी प्लस कर देंगे। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या फिर डिवेंचर होगा, माइनस कर देंगे। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, इन सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लोन टेकन, लोन लिया, प्लस कर देंगे। लोन पेमेंट कर दी, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। जैसे ये मेरा हो जाएगा उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको भी टोटल करके छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर भी नेट लिख लेना, वरना बोलोगे सर अलग अलग क्यों, तो हर जगह हम नेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब जो ऊपर तीनों पार्ट किया है ना, ए बी और सी, तीनों को प्लस कर देना, प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज लिखना, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, फिर हमने इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस शीट में गिवन होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये मैच कर गया तो मेरा आंसर ठीक है, वरना फिर गलत है। यहाँ तक बेटा कोई डाउट, ये पूरा फॉर्मेट था। इसके अंदर बस एक चीज छोड़ दी मैंने अभी, वर्किंग नोट फर्स्ट, तो मैं इसको यही बना रहा हूँ। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है आफ्टर टैक्स। यहाँ क्या लिखेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, मैं वर्किंग नोट 1 लिख रहा हूँ। हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसमें से माइनस कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, प्लस करूंगा यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा उसको ट्रांसफर कर लेंगे, मतलब इसमें रिजर्व में जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका डिफरेंस लिख देंगे। प्लस करेंगे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्लस करेंगे इसमें प्रपोज डिविडेंड, प्लस करेंगे इसमें इंटरिम डिविडेंड, प्लस करेंगे इसमें लॉस फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, माइनस करेंगे इसमें टैक्स रिफंड
और माइनस करेंगे इसमें कंपनसेशन फ्रॉम एनी, कंपनसेशन फ्रॉम एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो भी आंसर आएगा सबको प्लस माइनस करके यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट आता है प्रूविंग फॉर टैक्स, कौन सा लिखेंगे, ये कौन सा लिखेंगे। इन दोनों के लिए बेटे एक अकाउंट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। बेटा लास्ट ईयर का हमेशा क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कैश। और करंट ईयर को क्या करते हैं, मेड करते हैं, तो लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड, अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो पी। तो ये वाला जो है पीएनएल वाला, इसको जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, यहाँ पर, यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये कैश वाला जो है ये ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो जाएगा, कहां पर, यहाँ। क्लियर। फिर बनाएंगे प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड। यहाँ पर बेटा वही ला, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि लास्ट ईयर में, जैसे ये वाला तो पेमेंट ही होगा, पेड होगा ये वाला कैश, और ये वाला इस साल फिर क्रिएट करेंगे पी एंड एल। लेकिन क्वेश्चन में गिवन होगा, वैसे तो हम इसी वाले को क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड, इसको माइनस कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन में जैसा बोला जाएगा वैसा करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक, तो ये पूरा फॉर्मेट था जो मैंने रिवाइज करवा दिया। अब मेरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला भैया आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर और अमाउंट। फर्स्ट पार्ट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, पहले बनाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग नोट फर्स्ट। तो मैं वर्किंग नोट फर्स्ट यही सॉल्व कर देते हैं, वर्किंग नोट 1। तो क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से। देखो बेटा, ओपनिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है, डेट भी देख लेना बैलेंस शीट में, 2005-6। तो इसका मतलब ओपनिंग प्रॉफिट है 56,000, क्लोजिंग है 68,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 68,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 56,000। दोनों को माइनस कर दिया, एक सेकेंड। तो बेटा ये आ गया 12,000। अब देखते हैं क्वेश्चन में बेटा रिजर्व भी दे रखा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको प्लस कर दो। यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना, 10,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, प्लस इसमें क्या गिवन है, टैक्सेशन गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो बेटा, यहाँ पर प्रोविजन के ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है, देख रहे हो, 9,000 वाली। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट बना लेंगे प्रोविजन का। तो यहीं पर ही बना लेता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, बीडी सीडी। बीडी कितना है, 75 और 10,000। तो 75 और 10,000। बेटा समीर, अभी मैंने क्या बताया, लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड, यही बताया ना? यस सर। मैंने यही बताया ना कि लास्ट ईयर का पे कर देना, करंट ईयर का मेड कर देना। प्रोविजनल टैक्स अकाउंट में भी हमने ऊपर देखा, ये रहा, लास्ट ईयर पे कर दो, करंट ईयर मेड कर दो। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है आपको कितना मेड करना है,
9,000 मीट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब पी एंड एल में कितना जाएगा, 9,000। बाकी जो डिफरेंस आएगा उसको पेमेंट कर देंगे। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर कैश में कितना लिख देंगे, 874,000 रुपीज। डन। तो इस 9,000 को जाकर यहाँ प्लस कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स 9,000। और तो कुछ नहीं है, और बेटा इसमें कुछ और नहीं है, प्रपोज डिविडेंड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस कंप्लीट होगी फिर बात यहाँ तक हमारे पास। टोटल कर दो इसका, तो 12,000, 10,000 और 9,000, दैट इज 31,000 आ गया। इसको मैं यहाँ उठा के लिख दूंगा। फिर लिखूंगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, भैया फिक्स एसेट तो गिवन है। नीचे लिखा है एक पुरानी फिक्स एसेट को मैंने 10 की चीज थी 12 में बेच दिया। तो बेटा देख यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा डेफिनेशन के रिलेटेड, लेकिन फिक्स एसेट की कुछ कहानी नजर आ रही है। तो अगर हम देखें इसके अंदर थोड़ा सा, अगर इसको बनाना चाहे फिक्स एसेट अकाउंट, तो बना लेते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट बना लेते हैं। तो मैं उसको यहीं बना रहा हूँ साइड में, फिक्स एसेट अकाउंट। क्वेश्चन में बीडी गिवन है मुझे, सीडी गिवन है मुझे। बीडी कितना गिवन है, 4 लाख रुपए, तो मैंने उठा के लिख दिया 4 लाख रुपए। और सीडी लिख दिया मैंने 3,20,000 रुपए, ठीक है। 4 लाख और 3,20,000 रुपए। अब नीचे आ जाओ, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स 10,000, मतलब, अरे यार, हम्म, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या है, कह रहा है एक फिक्स की कीमत 10,000 की थी, उसको 12 में बेच दिया, इसका मतलब प्रॉफिट में बेच दिया। तो बेटा छोटी सी बात, इसी में से 10,000 के पार्ट को बेचा बेटा, लेकिन होल्ड करना। हाँ, तो ये बेटा 4 लाख और 3,20,000 गिवन है। वो कहता कि आपने 10,000 की चीज को 12 बेच दिया। बेटा 10,000 तो इसी में से होगा ना एक हिस्सा, इसको 12,000 में बेचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय बैंक 12,000, ठीक है। तो इस 12,000 से कितने का फायदा हो गया, जो भी फायदा होगा यहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 2,000। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया निकिता? यस सर, आ गया। आ गया। तो मैंने सीधा क्या किया, मैंने 10 की चीज 12 में बेचा, तो बाय बैंक में 12 लिख दिया, बाकी 2,000 का प्रॉफिट लिख दिया। क्या और कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? नहीं है। तो हमने क्या किया, टोटल कर दिया, जो बैलेंस आएगा देख लेते क्या आता है। तो 4 लाख प्लस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 3,20,000, डिफरेंस आ रहा 70,000 रुपए का। तो ये हमने क्या मान लिया, दैट इज डेप्रिसिएशन। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। बस, तो यहाँ पर गए, हमने डेप्रिसिएशन मान लिया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ये कहां से निकला, वर्किंग नोट 3 से निकला। कितना निकला, 70,000। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इमोटाइजेशन नहीं है, गुडविल नहीं है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बस कंप्लीट हो गया, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया इतना 70,000। एक और चीज माइनस कर देंगे, क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी कहां से आया, वर्किंग नोट 3 से आया। कितने का, 2,000। माइनस कर दिया, जो भी निकलेगा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 31 प्लस 70 माइनस 2, दैट इज 99,000। अब क्या करेंगे, करंट एसेट देखो कौन कौन सी है, ये दोनों करंट एसेट है। 240 से 210 घट गई 30,000, तो प्लस कर दिया। डिक्रीज इन स्टॉक प्लस कितना, 30,000 रुपए।
अगला डेटर, देखो 210 से 455 हो गए, बढ़ गया डेटर। डेटर बढ़ने का मतलब पैसा चला गया, माइनस इंक्रीज इन डेटर, कितना है 210 माइनस 455, दैट इज 2,45,000। अगला ये दो थे खत्म हो गए, इधर आ जाओ। इधर सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर के नाम से, 168 से 134 हो गया, तो लाइबिलिटी घट गई, पैसा चला गया, डिक्रीज इन क्रेडिटर, कितना 34,000 रुपये, माइनस कर दिया। जो भी आंसर आया देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव ही दिख रहा है साफ हमें आंसर। तो बेटे 1.5 लाख रुपए यहाँ पर माइनस में दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा हमने, कैश यूज्ड इन ऑपरेशन माइनस टैक्स पेड, कितना है 74,000 रुपये और नेगेटिव। तो जो भी आंसर आया वो और नेगेटिव चला गया, तो यहाँ लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना 2,24,000। एनी डाउट? नो सर। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट क्या है मेरे यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले क्या आएगा, हमने देखा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना था 12,000 रुपये। देखो बेटा इन्वेस्ट, अरे बेटा देखो एक और चीज लिखना भूल गए ना यहाँ पर, देखो पढ़ा नहीं ना क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट थी 8,000 रुपए की जिसको 8500 में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 500 का प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले तो चलो यहाँ लिख देते हैं सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन, अच्छा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 500 रुपए, और ऊपर यहाँ पर हमें माइनस करना चाहिए था, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 500 रुपये और माइनस करनी चाहिए। तो बेटा अब सारे फिगर को मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया 98 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 98,500, 98,500 प्लस 30,000 माइनस 245 माइनस 34,000, ये हो गया 98,500 प्लस 30,000 माइनस 2,45,000 माइनस 34,000, दैट इज 150,500, फिर 74,000, दैट इज 22,4500, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट 50 की जगह 60 हो गई, अब इन्वेस्टमेंट 50 की जगह 60 हो गई और ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग 8 थी, 8500 हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाऊं तो देखो कैसे बने, BD50 CD60, सेल कितना 8500, प्रॉफिट कितना 500, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 8500 प्लस 60,000 माइनस 50,000 माइनस 500, दैट इज बैंक। इसका मतलब परचेज किया तुमने 18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का, यहाँ लिख देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000, कंप्लीट। टोटल कर दो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा सिर्फ, बेटा ये आ गया 5,500 रुपये नेगेटिव, तो यहाँ लिख दिया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एनी डाउट?
सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटे देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास, शेयर कैपिटल 4.5 से 4.5, मतलब कोई चेंजेस नहीं आया, तो बहुत बढ़िया, चेंजेस ही नहीं आए तो आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रोविजन, बेटे देखिए मोर्टगेज लोन इंक्रीज हो गया 270, तो बस यहाँ पर लिखते हैं लोन टेकन 2,70,000 कंप्लीट, और कुछ नहीं है क्वेश्चन। यहाँ लिख दिया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,70,000। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर लिख देंगे नेट कैश डी पार्ट। अब नेट इंक्रीज है डिक्रीज है, तो यहाँ लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज कैसे? एक, दो, तीन, इन तीनों को प्लस कर दो, ये तो नेगेटिव था। 224500 प्लस 5500, 2,30,000 और ये 270, 40,000 रुपीज मेरा बढ़ गया। प्लस करेंगे ऑपरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना है? 1,49,000, तो 1,49,000 को यहाँ प्लस कर देते हैं, और फिर यहाँ देख लेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा एक सेकंड होल्ड कर। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। बेटा देखिए यहाँ पर हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, से इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा था हमने? इन्वेस्टमेंट को 85 में 500। बेचा था ना, तो मैंने यहाँ पर 85 की जगह 5 लिख रखा है, तो 85 को बढ़ा दो, 12,8500 माइनस 18,000, दैट इज प्लस का 2500 आएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में थोड़ा ध्यान देके काम करना, प्लस का 2500, अब ये हो जाएगा जनरेटेड, जनरेटेड। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, अब इसको सॉल्व करो, तो 2,70,000 प्लस 2500 माइनस 224500, दैट इज 48,000 रुपए। बेटा यहाँ पर ये आ गया 48,000 रुपए, ओपनिंग कैश इधर दे रखा है, दोनों को जोड़ लो 149, दैट इज 1,97,000। चेक करो क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग बैंक है मेरा? क्लोजिंग बैंकिंग, आंसर मेरा बिल्कुल सही। क्लियर बेटा पॉइंट, कोई डाउट? यस सर। समझ आ गया भाई? इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होने हैं, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा इतने ज्यादा, ये एक देखो 10 ईयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2021 का, मतलब लास्ट ईयर के एग्जाम का है। ठीक है,
आओ बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। देख बेटा, निकिता बेटा समझ आ गया नहीं आया? निकिता तेरा। आ गया पक्का? यस सर। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देख ध्यान से देखेंगे। ये है बेटा 2019 का क्वेश्चन है ये वाला, 2019 का क्वेश्चन है कि 2020 में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे। तो फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017-18, जहां पर तुम्हें शेयर कैपिटल दे रखी है, देखो डिक्रीज हो रखी है। सॉरी 18 डेट है, 17 है, मतलब यहां से यहां आना है, ठीक है। ये याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ऐसे करते हैं ये लोग, ऐसे दे देते हैं। तो 17-18 बार बार ये मत समझ के चलना। तो 17-18 रिजर्व सरप्लस यहाँ से यहाँ तक। कह रहा वर्किंग नोट वन देख लेना इसका, लॉन्ग टर्म बोरिंग का वर्किंग नोट देख लेना, ये सब दे रखे हैं। तो जैसे ये सब वर्किंग नोट देखते हैं, चलो नीचे चलते हैं। वर्किंग नोट में रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सरप्लस भी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को तो हम किसके साथ ले लेते हैं? शेयर कैपिटल के साथ। सरप्लस की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, डिवेंचर की वैल्यू दे दी, प्रोविजन फॉर टैक्स 55 ही है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। मशीनरी का बेटा देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी है, तो मैं इसका अकाउंट भी बनाना सिखा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। कह रहा कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड 80,000, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 80,000 पे किया है। हमने एक नई मशीनरी परचेज करी है। डिस्पोज्ड ऑफ डेप्रिशिएटेड मशीनरी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 75,000। हमने एक डेप्रिशिएटेड मशीनरी को, मतलब मशीनरी पर पहले से डेप्रिशिएशन माइनस था, 75,000 रुपये वाला खत्म कर दिया, जिसको बेचने पे कुछ नहीं मिला। नया शेयर इशू करा है 20% के प्रीमियम पे, और डिबेंचर जो रिडीम करें 1 तारीख को ही करें, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। शुरू करें? यस सर। देखो बेटा, यस सर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने यहाँ बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो मैं वर्किंग नोट वन में बनाऊंगा। और मैं यहाँ बना रहा हूँ वर्किंग नोट वन। तो बेटा देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल कितना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल कितना है, ये देखना पड़ेगा अब हमें। आओ क्वेश्चन में चलते हैं। भाई क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? ओपनिंग है 362, क्लोजिंग है 412। तो फटाफट गए, 412 और 362। तो 412 362 कितना हो गया ये? दैट इज 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। इसमें क्या ऐड करूंगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में रिजर्व मेरा है क्या? नहीं है, क्वेश्चन में रिजर्व भी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स 55 का 55 ही यूज होगा, और मेरे एक और चीज गिवन थी, इंटरिम डिविडेंड यूज होगा। तो मैं फटाफट से गया, यहाँ लिखा प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 55,000 रुपए, प्लस इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना है? 80,000। बस जोड़ दो इसको। तो 50, 55 और 80, 1,85,000 में मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सिंपल सी बात मैंने लिख दी, 1,85,000, 1,85,000। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट बिफोर, सॉरी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो सबसे पहले आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फटाफट से देखते हैं, 1 सेकेंड। तो बेटा यहाँ मैं मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूँ,
साथ के साथ बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना। तो बेटा देखो क्वेश्चन के अंदर मशीनरी 13, अच्छा ओपनिंग है 9-10, क्लोजिंग है 13-35। ओपनिंग है 9-10, क्लोजिंग है 13-35। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है एक्यूमुलेटेड का? बेटा इसका है 244 और 260। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब क्वेश्चन को समझो। कहता हमने एक नई मशीनरी खरीदी है 5 लाख की। हमने कहा ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने? बैंक 5 लाख रुपए। कोई डाउट? नई मशीन खरीद ली। अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर भी कुछ बना हुआ था क्या? नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद क्या था, हमने एक मशीनरी को खत्म कर दिया जिसकी वैल्यू 75,000 रुपए की थी। ये समझे कुछ? मतलब एक मशीन थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 75,000 रुपए की थी, हमने उसको खत्म कर दिया। अब भैया उसको खत्म कर दिया, उस पर डेप्रिसिएशन कितना वो तो नहीं पता। बेटा मेरे को एक बात बता, अगर मैं किसी मशीन को खत्म करूंगा जिसकी वैल्यू 75 है, और मुझे कोई भी वैल्यू, उसको सेल वैल्यू, नो सेल वैल्यू, मतलब जीरो हो जाती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कितना लगा होगा? सर पूरा। पूरा लगा होगा। वेरी गुड, पूरा लगा होगा। तो इसका मतलब यहां से मैंने क्या करा, बैंक, सॉरी बैंक नहीं, मैंने यहाँ उसको तो बेच नहीं पाया ना जीरो वैल्यू, तो यहां से मैंने निकाला मशीनरी अकाउंट में 75,000, और यहाँ पर लिख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,000। मतलब ऐसा समझो कि एक मशीन थी जिसकी वैल्यू 75 थी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो रखा था, 75, तो वैल्यू जीरो। क्लियर बेटा पॉइंट? यस यस। सर। बस बेटा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यही लाइन समझने वाली थी। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा चेक कर लेंगे। तो बेटा ये हो गया 75 प्लस 260 माइनस 244, बेटा 91,000 का डेप्रिसिएशन निकल गया बैलेंसिंग फिगर, जिसको मैं यहाँ पर जाके 91,000 ऐड कर दूंगा। और इसको जब क्लोज करूंगा क्या निकलेगा देखते हैं। 9,10,000 प्लस 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 13,35,000, जीरो। मतलब ये भी टैली है, कुछ नहीं है। तो बस इसमें यही पॉइंट निकालना था, डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो बेटा बस क्वेश्चन खत्म हो गया, आप क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। टोटल कर दो इसको, दैट इज 2,76,000। ये मेरा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करूंगा, करंट एसेट को चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो बेटा सबसे पहले देखो, ऊपर चलते हैं हम लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखा है ये, और शॉर्ट टर्म बोरिंग ये है। ट्रेड पेबल कुछ नहीं है, ऐसा कैसे? अदर करंट लायबिलिटी 3 है। थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हो नीचे कुछ दे रखा हो तो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3 है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा ये ऊपर नीचे हो रखा है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे सेट करने दो। ये वाला ये हो गया, और आई थिंक अदर करंट लायबिलिटी जो है ना, वो नहीं दे रखी, डैश होगा। ये ट्रेड पेबल होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं दे रखी, डैश होगा। ठीक है, समझ आएगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब यस इस सर। क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग भी गिवन नहीं है, और अदर करंट लायबिलिटी भी गिवन नहीं, यही दो गिवन है। तो ट्रेड पेबल देखो कितना है, 215 से 553 हो गया। तो इसका मतलब 3,38,000 रुपये इंक्रीज हो गया। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया अपने आंसर में, प्लस कर दिया इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तीन लाख 38,000। अब आ जाओ एसेट की तरफ, यहाँ तो खत्म हो गया।
बेटा एसेट में सबसे पहले आपको इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, कैश गिवन है और अदर करंट एसेट गिवन है। तो ये तो डिक्रीज हो गया और ये इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। तो दोनों इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज होने का मतलब माइनस कर देंगे और डिक्रीज वाले को प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस, इंक्रीज इन स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा कितना कितना हो गया उसको कैलकुलेट कर लेते एक बारी। 425 माइनस 4,05,000 दैट इज 20,000 और 378 माइनस 3,80,000 दैट इज 1,02,000। तो ये हो गया मेरा 20,000 माइनस ये हो गया 1,02,000 और ये वाला मेरा था 15,000 रुपए का जो मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेशन 2,76,000 दैट इज 5,07,000 रुपए माइनस कर दिया टैक्स पेड कितना 55,000 रुपए। बेटा ये हो गया 4,52,000। ये मेरा क्या आ गया, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, यहां तक समझ आएगी बात। अब बी पार्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मशीनरी परचेज करी 5,00,000 की, तो परचेज ऑफ मशीनरी 5,00,000 रुपए माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन में देखो क्या है, बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी है। देखो टेंजिबल एसेट की वैल्यू होगी ये वाली, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी ये वाली। 1,78 से 36 होगी मतलब बेच दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,78 से 36,000 हो गई, तो 1,42,000 में हमने बेच दिया। बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ आ गया मेरा नेट कैश, नेगेटिव आंसर आया तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 3,58,000 रुपये, 3,58,000। ठीक है। एंड सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले क्या था, शेयर कैपिटल था हमने देखा था, और साथ में इसके अंदर प्रीमियम रिजर्व भी गिवन है। तो अभी मैंने बताया था दोनों को इकट्ठे ले लेते हैं। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन में, रिजर्व देखो ओपनिंग में है कि क्लोजिंग में है, सॉरी प्रीमियम। बेटा प्रीमियम जो है वो क्लोजिंग में है 20,000 रुपए का, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है। शेयर 8,00,000 से 9,00,000 हो गए, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए एक्चुअल में इंक्रीज हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूड प्रीमियम 1,20,000 रुपए। ये समझ आ गया कैसे। बेटा देखो शेयर कैपिटल बढ़ गया 1,00,000 रुपए का और 20,000 रुपए का क्या बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए की मेरी इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। तो इसलिए मैंने इशू कर दिया 1,20,000। आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ दे रखा है, सिक्योरिटी में हो गया। हाँ बस यहाँ पर बेटा खत्म होगी बात। एक चीज और देखते हैं, इंटरिम डिविडेंड पे कर रखा है, तो इंटरिम डिविडेंड पेड हमने 80,000 का पेमेंट किया था वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और कुछ है देखो, डिबेंचर बेटा देखो 1,50,000 से 0 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना हो गया,
1.5 लाख माइनस कर दिए, खत्म होगी बात। टोटल कर दो इसको, कितना आंसर आ रहा है। तो 1,20,000 माइनस 80 माइनस 1.5, दैट इज 1,10,000 नेगेटिव। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खत्म हो गया क्वेश्चन। डी पार्ट, अब देखते हैं इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। बेटा ये भी नेगेटिव आया है और ये भी नेगेटिव आया है, तो 2 बच गए। 4,42,000 माइनस 3,58,000 माइनस 1,10,000, तो 16,000 रुपये हो गए। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कितना हो गया 16,000 रुपये नेगेटिव में, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और जो भी आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग चेक कर लो कितना है क्वेश्चन के अंदर। भाई कैश है ओपनिंग 40 क्लोजिंग 16, तो ओपनिंग 40 में से 16 गया, बचा 24। एनी डाउट बेटा समीर और निकिता? समीर और निकिता एनी डाउट? बेटा समझ आया कैश फ्लो स्टेटमेंट की नहीं समझ आया? सर तो मतलब 15 नंबर तुम लोग उठा सकते हो एग्जाम में। यस सर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जो हमने कल टॉपिक किया था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, याद है? यस यस सर। सर। और वो भी 15 नंबर का, वो 15 ये 15 30। तो तुम्हारा ये मत सोचना कि पेपर क्लियर नहीं होगा भाई, 2 क्वेश्चन पूरे कराओगे पेपर क्लियर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है बेटा। सर तो शेयर हाँ, कैपिटल में से भी तो 15 नंबर का ही है। क्या बेटा? शेयर कैपिटल नहीं जो बेटा, आपने। कभी चांसेस ऐसा होता है कि शेयर कैपिटल ना आके रिडेम्पशन आ जाता है। अच्छा। एक मिनट होल्ड कर।